सभी को नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा आज का क्लास होने वाला है, आप इसका थीम देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कॉमनली यूज्ड फॉरेन एक्सप्रेशंस या फॉरेन वर्ड्स। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कुछ वोकेबलरी के सेक्शन में फॉरेन वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो आज के बाद जितने भी आपके फॉरेन वर्ड पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, आई बेट यू, आई गारंटी यू कि आज के बाद कोई भी आपका फॉरेन एक्सप्रेशन छूटने वाला नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो सीरीज है, इसके अंदर हम लोग सिर्फ फॉरेन वर्ड को देखेंगे और फॉरेन वर्ड जो हमेशा एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे जो पूछे गए हैं और जो पूछने के ज्यादातर आशंका है जिनकी जो पूछे जा सकते हैं, उन सारे का एक कंपाइल करके मैंने यहाँ पे इसको बना दिया पूरा पीडीएफ। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक से लेकर के लगभग 100 के आसपास, टू द वेरी प्रिसाइज 80 तक, 80 तक, एक से लेकर के 80 तक दोस्तों, इसमें पूरा सारे फॉरेन वर्ड्स को दिया गया और इसके बाहर आने का कोई भी चांस नहीं है। तो मैं आज के लेक्चर को, इस पार्ट को शुरू कर रहा हूँ और इसके 4 पार्ट आएंगे, हम लोग 20-20 करके खत्म करेंगे। तो आज 1 से लेकर के 20 तक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 20 से 40 को, इसी तरीके से आगे भी हम लोग करेंगे। तो 4 पार्ट में मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म करने का। तो फॉरेन एक्सप्रेशन देखिए, बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स होते हैं, ज्यादातर बहुत सारे फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन। असल में हमारा जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, उसके ऊपर ग्रीक और लैटिन का बहुत ज्यादा प्रभाव है और बहुत सारे जो वर्ड्स हमारे फ्रेंच से भी लिए गए हैं। तो फ्रेंच वोकेबलरी के बहुत सारे ऐसे शब्द इसके अंदर आ जाते हैं, तो उनको ही फॉरेन एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा शब्द, ये पूरी जो मैं आपको सीरीज में पढ़ाऊंगा, जितने भी पीडीएफ मैंने वर्ड्स लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम वर्ड्स जो होंगे वो फॉरेन एक्सप्रेशन में आपको फ्रेंच वर्ड्स मिलेंगे और उनको बार बार लगातार पूछा जाता है। तो 1 से 20 तक आज डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा शब्द है आज का, वो है एब एंटिको। अब देखो, ये याद करने के लिए मैं आपको जो मैं आपको रूट बताऊंगा ना, वो आपको याद पकड़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एब एंटिको। अब देखो, एंटीक आपने सुना हुआ है, एंटीक शब्द, यानी कभी कभी मैं बोलता हूँ कि ये जो सिक्का है ना, ये जो कॉइन है, बहुत ही एंटीक है, ये बहुत ही एंटीक पीस ऑफ आर्ट है ना। तो जब किसी आर्ट को, किसी चीज को बहुत ही एंटीक बोला जाता है, मीन्स व्हाट, ये बहुत ही यूनिक है। और यूनिक कोई चीज है, इसका मतलब या तो बहुत ही वो एंशिएंट टाइम में बनाई गई होगी। तो एंटीक का मतलब दोस्तों होता है बहुत ही पुराने टाइम का, ओल्ड टाइम का, फ्रॉम एन ओल्डन टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये जो हमारा शब्द है एंटीक का, मतलब आपने अंग्रेजी शब्द में पढ़ा हुआ है। तो ये जो एंटीक शब्द है ना, इसी से ही वो एंटीक जो आप बोलते हैं कॉइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीजों के बारे में इस्तेमाल करते हैं, तो वो एंटीक सब क्या है, वो सारी की सारी चीजें पुराने समय की हैं। तो एब एंटिको का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम ओल्डन टाइम, प्राचीन काल से। ये हमारा पहला शब्द था। अगला जो हमारा एक्सप्रेशन है, एब इनिशियो। अब देखो, इनिशियो को अगेन मैंने अभी क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, मैं आपको जितने भी शब्द बताऊंगा उसके रूट्स को बताऊंगा, रूट्स को आपको पकड़ के रखना है। तो इनिशियो याद करो, इनिशियल से। इनिशियल आपने अंग्रेजी में शब्द पढ़ा हुआ है। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग, किसी चीज का बिगिनिंग। तो एब इनिशियो का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग, किसी चीज के आरंभ से, बिल्कुल, है ना। तो जब एब इनिशियो बोलूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा उसका, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं बिल्कुल जीरो से कोई चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, एब इनिशियो, है ना। जैसे हम अपने चैनल को देख रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल एब इनिशियो से पढ़ाई कर रहे हैं। मीन्स क्या, हम लोग बिल्कुल आरंभ से पढ़ाई करें, प्रारंभ से पढ़ाई करें, स्टार्टिंग से। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एनीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इज कॉल्ड एब इनिशियो। अगला हमारे पास शब्द है थर्ड, एब ओरिजिन। अब देखो, ओरिजिन का मतलब, ये ओरिजिन जो है शब्द, ओरिजिनेट, ओरिजिन, है ना, ओरिजिनेशन, ये सारे शब्द आपने पढ़ा हुआ है। तो ओरिजिन जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का उद्गम होना, कोई चीज पैदा हो रही है ना, ओरिजिनेट हो रही है, यानी कोई चीज पैदा हो रही है, बन रही है, उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो एब ओरिजिन। अब देखो, ये हर जगह पे एब लगाया हुआ है ना, तो एब का मतलब यहाँ पे फ्रॉम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पकड़ना है, बाकी आप तो ये समझ ही जाएंगे। तो एब ओरिजिन का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एब इनिशियो बोला जाए या ओरिजिन बोला जाए, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभ से या शुरुआत से, किसी चीज के शुरुआत से। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों, एड हॉक। इस एड हॉक शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो मैं श्योर हूं कि आपने इस शब्द को जरूर से किसी न किसी आर्टिकल में जरूर पढ़ा होगा। एड हॉक का मतलब होता है किसी, जब कोई भी चीज किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाए। मान लो कोई हमने ग्रुप बना दिया,
या किसी कुछ सर्टेन एम्प्लॉयज को हमने अवेल किया अपने एक सर्टेन काम के लिए, तो उस काम को खत्म होने के बाद उस एम्प्लॉयज को मैं छुट्टी दे दूंगा। यानी जो एम्प्लॉयज का मैंने एम्प्लॉयमेंट किया है, उनको जो मैं अपने यहाँ लेके आया हूँ काम करवाने के लिए, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। उस काम के खत्म होने के बाद उनका मेरे पास कोई यूज नहीं रह जाएगा, मैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दूंगा, है ना। तो इसको ऐसा कोई भी ग्रुप, ऐसी कोई किसी भी ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर पर्टिकुलर पर्पस एज नेसेसरी, जैसा जरूरत है उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर पर्पस से कोई एक ग्रुप हायर करते हैं या किसी ग्रुप को अवेल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडहॉक। तो मैं आपको एग्जांपल, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। तो एड हॉक जो है एम्प्लॉयज के लिए बोला जाता है कि अरे मैं तो एड हॉक पे आया हूँ। ये जो व्यक्ति है ये एड हॉक एम्प्लॉई है। एड हॉक एम्प्लॉय का मतलब ये एम्प्लॉय जो आया है ना कंपनी के अंदर, ये एक विशेष पर्पज के लिए आया है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क द पर्सन विल गो फ्रॉम द कंपनी, चला जाएगा, ये व्यक्ति जो है इस कंपनी से बाहर चला जाएगा। तो ऐसे एम्प्लॉय को क्या बोल देंगे आप, एड हॉक एम्प्लॉय बोल देंगे। मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता दिया, तो एड हॉक आप ऐसे याद रखेंगे। अगला जो हमारे पास शब्द है एड इंटरिम। अब देखो जो इंटरिम शब्द लिखा हो ना, इंटरिम का मतलब होता है बीच में, इंटरिम, ठीक है। इंटरमीडिएट, इंटरमीडियरी, आपने सुना होगा ये सब शब्द, है ना। तो इंटरिम उसी शब्द से बना हुआ है। तो इंटरिम का मतलब हो जाता है किसी चीज के बीच में, मध्य में, है ना। मीन टाइम, जैसे आपने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुना होगा, इंटरिम मिनिस्टर सुना होगा। तो मान लो कोई सरकार चल रही है और अचानक से कुछ हो गया, वो वहां पे नहीं रह पाए, तो इंटरिम जो है मिनिस्टर बना दिया जाता है। यानी कोई चीज चल रही थी उस पीरियड ऑफ टाइम के उस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में उनको बना दिया गया, तो इंटरिम मिनिस्टर हमने उनको बोल दिया। तो इंटरिम का मतलब बीच में, मीन टाइम। तो एड इंटरिम का मतलब फॉर द मीन टाइम, बीच के समय के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, अंतरिम कहते हैं। अगला हमारे पास शब्द है एड लिबर्टिम। अब देखो लिबर्टिम जो शब्द बना है, एक आपको मैं रूट बता रहा हूँ। लिबर्टी जब भी LIB लिखा हो, है ना, या लिब्रा लिखा हो, है ना, लिब्रा लिखा हो, या लिबर कहीं लिखा हो, LIBER, लिबर, समझ जाना कि ये फ्रीडम की बात कर रहा है, ठीक है। ये फ्रीडम की बात करता है, ये रूट है फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पे लिखा हो ना एड लिबिटम। एड लिबिटम का मतलब क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति जो अपने मन से कोई काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करना, उसको क्या बोलते हैं, एड लिबिटम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एट वंस प्लेजर, कोई व्यक्ति अपने प्लेजर के हिसाब से काम कर रहा है, अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एड लिबिटिम। कैसे याद रखना है, लिबिटिम एक रूट वर्ड है जो लिब्रा या लिबर से बनता है। लिबर का मतलब क्या हो जाता है, आजादी। जैसे इसे बनने वाला शब्द लिबर्टी सुना है, किसी को लिबरेट करने का मतलब किसी को आजाद करना। आई लिबरेट यू, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लिबरेट यहाँ से वर्ब बन जाएगा। अगला हमारे पास शब्द है 7वें नंबर पे एड रेफरेंडम। अब देखो आपने ये सुना होगा, रेफर करना, है ना, रेफर करना, या रेफरेंडम से आपने बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड सुना होगा कि जब जनता के ऊपर कोई सरकार को चुनी जानी थी, और सरकार वहां पे मान लो किसी बात के लिए क्लैश हो गया, सरकार के बीच में और जनता के बीच में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। तो अब ये पूछा जाएगा कि भाई जनता क्या चाह रही है, तो उनके यहाँ एक बिल लेकर के जाते हैं या कोई एक प्रस्ताव लेके जाते हैं, और वहां पे इसी प्रक्रिया को उनके द्वारा वोट करवा करके जाने की कोशिश की जाती है कि जनता का यहाँ पे राय क्या है, मत क्या है। इसको बोलते हैं रेफरेंडम। तो आपने सुना होगा कि बहुत अपने क्या नाम है, जो राज्य है ये हैदराबाद वाला राज्य, तो हैदराबाद को में जो है एक टाइम पे भारत सरकार जो है इस पे जब कब्जा करना चाह रही थी, तो इसके अंदर कुछ लोग ने विरोध करने लगे, और इन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान में जाकर के मर्ज हो जाऊंगा। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रेफरेंडम करवाया। तो रेफरेंडम करवाया का मतलब क्या, जनमत संग्रह करवाया। तो रेफरेंडम अगर आ जाएगा तो आप याद रख लेना, जनमत संग्रह। और एड रेफरेंडम एक फॉरेन एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी को रेफर करने का मतलब क्या, मैंने किसी चीज को आगे विचार के लिए भेज दिया। तो आगे जब विचार के लिए किसी को चीज को भेजा जाता है, किसी बिल को या किसी भी चीज को भेजा जाता है, उसको बोलते हैं एड रेफरेंडम।
यहाँ पे अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ऐसा कोई विषय, टू एग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय अदर्स एंड फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्स। जो फाइनलाइजेशन के लिए क्या बोला जाता है, कोई किसी व्यक्ति को के किसी व्यक्ति या किसी संस्था के पास भेज दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एड रेफरेंडम, आगे विचार किए जाने योग्य या आगे विचार करने के लिए भेजा जाना, उसको बोलेंगे एड रेफरेंडम। अब मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर बात कर दिया हूँ कि आपको भूलना नहीं चाहिए। आगे लिखा हुआ है हमारा 8वें नंबर का जो शब्द है एडेंडम। अब देखो एडेंडम को कैसे पकड़ोगे, आपने किताब अपनी देखी होगी, किताब खोलो, वहां पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ एडेंडम है ना, या एडेंडम स्टार्टिंग में नहीं लिखा होगा तो पीछे दे देता है। जैसे कभी कभी कोई चैप्टर जब बनाया जाता है तो कुछ ऐसे शब्द मान लो लेखक द्वारा छूट गए, उसको बाद में याद आया कि अरे यार ये तो मुझे ऐड कर देना चाहिए था, है ना, तो ऐड कर देना चाहिए था, ऐड से याद रखना एडेंडम। तो ऐसा शब्द, ऐसे कुछ लिस्ट किसी चीज की जो ऐड करने के लिए रखी गई है उसको बोलते हैं एडेंडम। देखो यहाँ पे लिखा है ना हिंदी में परिशिष्ट, परिशिष्ट एन अपेंडिक्स या थिंग्स और थिंग्स, थिंग और थिंग्स एडेड, कोई एक चीज या चीजों का बहुत सारा समूह जिसको ऐड किया जाना है उसको क्या बोल देंगे, एडेंडम। तो एडेंडम बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, आपके बुक्स में लिखा हुआ है। जब भी कोई चैप्टर के अंदर या जब भी कोई टॉपिक के अंदर कोई बात छूट जाती है तो उसको अगर बाद में लिख दिया जाता है या पहले लिख दिया जाता है, ये बताते हुए कि इसी पार्ट का, इसी जो जो हमने बताया हुआ, डिस्कशन किया हुआ, इसी का ये हिस्सा है, उसी को क्या बोला जाता है, एडेंडम। फिर अगला शब्द हमारे पास है अल्मा मेटर। तो अल्मा मेटर का मतलब हो जाता है ऐसी कोई भी संस्था जहां पे आपने स्कूल में पढ़ाई की हो तो उसको क्या बोलेंगे, अल्मा मेटर। द स्कूल फ्रॉम विच वन ग्रेजुएट्स, एक ऐसी संस्था जहां से किसी ने पढ़ाई की है उसको क्या बोलेंगे, अल्मा मेटर। वह संस्था जहां से किसी ने शिक्षा प्राप्त की हो। अगला हमारे पास शब्द है बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है और बहुत ही ज्यादा पेपर में ये आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ इसको, अमाइकस क्यूरी। पहले पढ़ते कैसे इसको, अमाइकस क्यूरी। अमाइकस क्यूरी का जो ये जो शब्द है ना, ये आपके स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया है। चूंकि ये स्पेलिंग एरर में क्यूरी पढ़ा जाता है लेकिन देख रहे हैं आप स्पेलिंग किस तरीके से लिखी हुई है। तो अमाइकस क्यूरी जो शब्द है वो आपको स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है और अमाइकस क्यूरी बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रहता है। अभी जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था 370 पे, है ना, 370 कह रहा हूँ, अगर मुझे, हाँ 370 तो कश्मीर वाला इशू था। तो अयोध्या वाला जो वर्डिक्ट आया था उसमें उसमें बहुत सारे लोगों को सरकार, जब कोर्ट को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था या क्या था, जब कोर्ट डिसाइड करने में ये फैसला लेने में समर्थ नहीं थी, तो अगर कोर्ट चाहे, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उसके पास ये अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर वो उस फील्ड में जानकार है तो वो अपना उसको दोस्त बना लेती है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी दोस्त बन जाए, दोस्त का मतलब ऐसा नहीं कि चाय पानी करने चला जाए उसके साथ, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट मदद लेना चाह रहे हैं ना, तो मदद किससे लेगा, कोई व्यक्ति जो उस फील्ड में जानकारी रखता हो उसको सुप्रीम कोर्ट समन भेजेगा, आदेश भेजेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समन बोलते हैं, मतलब किसी भी कोर्ट के आदेश को समन बोला जाता है। तो समन भेजा जाएगा तो व्यक्ति आएगा और उससे बोला जाएगा कि तुमको जो भी इस बारे में जानकारी है हमारे फ्रेंड के तौर पे, है ना, कोर्ट ऑफ फ्रेंड बन जाओ, अमाइकस क्यूरी बन जाओ। मतलब क्या, कि तुम दोस्त बन जाओ, किसके, कोर्ट के दोस्त बन जाओ, और कोर्ट के दोस्त बन करके कोर्ट को ये बताओ कि इसमें क्या सच है और क्या गलत है। तो अमाइकस क्यूरी का मतलब अ फ्रेंड, देखो यहाँ पे लिखा वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट, किसी भी कोर्ट का फ्रेंड इज एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर जब फ्रेंड का कोई भी व्यक्ति, कोर्ट का कोई भी व्यक्ति दोस्त बनता है उसको बोलते हैं अमाइकस क्यूरी। हिंदी में बोलते हैं उसको न्याय मित्र। हिंदी वाला तो मत ही याद रखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। न्याय मित्र आपको समझने के लिए याद रखना है। मैं बार बार बताता हूँ कि हिंदी कोई भी चीज अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजी में याद करने की कोशिश क्या करो। वहां पे ये नहीं लिखा रहेगा कि न्याय मित्र को आप टिक मार दो, है, तो आपको ये कोशिश करना है कि आप अंग्रेजी में ही उसको मतलब को समझो। अगला शब्द हमारे पास एनोडोमिनी, बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, एडी लिखते होंगे, है ना। तो एडी, एनोडोमिनी। अब देखो ये एडी मैं समझा देता हूँ। मान लो अगर ये जीरो है, ठीक है, तो जीरो के पहले, जीरो का मतलब क्या होगा, ये जीरो के पहले वाला पार्ट हो गया और ये जीरो के बाद वाला पार्ट हो गया। माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म इसी जीरो में हुआ था, है ना, जीरो ईस्वी में यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, है ना, यहाँ पे जीसस का जन्म हुआ था, जीसस, है ना, तो इनके जीसस क्राइस्ट, इनका जन्म हुआ था, जैसे ही मैंने लिख दिया समझ जाना,
जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म हुआ था, क्राइस्ट का। अब इसके पहले वाला, क्राइस्ट के जन्म के पहले, तो बिफोर क्राइस्ट कहा जाएगा। क्राइस्ट के जन्म के पहले बीसी कहा जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, है ना। और इसके बाद आफ्टर क्राइस्ट कहा जाना चाहिए था ना, क्राइस्ट के जन्म के बाद आफ्टर क्राइस्ट कह देना चाहिए था। तो आफ्टर क्राइस्ट ना कह करके कि इसको बोला जाता है एडी। तो एडी का मतलब ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी कहलाता है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय बीसी कहलाता है। तो बीसी वाले को क्या बोलोगे, बिफोर क्राइस्ट, याद रखना इसका फुल फॉर्म, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। तो आपको समझ में आ गया कि इन द क्रिश्चियन एरा, है ना, ईसवी सन, यानी हम लोग क्या कहा है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद वाले पीरियड को जब भी बोला जाएगा, जिसको ईसवी बोलते हैं, है ना। जैसे अभी क्या चल रहा है, 2023 एडी चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एडी को एनो डोमिनी बोलते हैं। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों, अगला हमारे पास शब्द है आर्बिट्रियम। आर्बिट्रियम आप कैसे याद रखेंगे, देखो आर्बिट्रियम जो शब्द है ना, ये एक तो फॉरेन एक्सप्रेशन है, ये तो आपको मालूम हो गया क्योंकि हम लोग पढ़ ही वही रहे हैं। तो आर्बिट्रियम जो वो आर्बिट्राज से बना हुआ है, आर्बिट्राज या आर्बिट्रेटर आपने सुना होगा। तो आर्बिट्रेट करने का मतलब होता है किसी भी मामले के बीच में मध्यस्थता करना। मैं आपको अभी करंट का एक न्यूज बताता हूँ। अभी हाल ही में मणिपुर में बहुत सारा हिंसा हुआ। तो मणिपुर में जब हिंसा हो रहा था ना, तो यूएसए के मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आता है कि अगर इंडिया चाहे तो हम इसमें आर्बिट्रेटर के रूप में काम कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या, मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है, हम चाहते हैं, हम चाहते या नहीं चाहते वो बात अपनी जगह, उन्होंने भी ये बोला कि भारत अगर ये चाहता है कि हम आकर के बीच में मध्यस्थता करें और इस मामले को सुलझाने में मदद करें, तो हमसे मदद मांग सकता है। क्या करने की मदद मांग सकता है, आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाने के लिए, यानी आर्बिट्राज करने की भूमिका, आर्बिट्राज होने की या बनने की के लिए वो हेल्प मांग सकता है। तो उसी से याद रखना है आपको आर्बिट्रियम। आर्बिट्रियम का मतलब क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, आर्बिट्रेशन करना या जजमेंट देना या डिसीजन देना। तो भाई आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रियम के अंदर आर्बिट्रेशन का मतलब यही हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति दो लोगों के बीच में मान लो झगड़ा हो गया, उसमें बीच में आकर के मध्यस्थता कर रहा है या फैसला सुना रहा है कि यार देखो तुम ना ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, मामले को खत्म करो। तो निर्णय देना या मध्यस्थता करने को क्या बोलेंगे, आर्बिट्रियम। कैसे याद रखना है, आर्बिट्रेटर से। अगला शब्द हमारे पास है 13 नंबर पे अगला शब्द हमारे पास अवांत गार्ड। अब देखो इसको पढ़ेंगे अवांत गार्ड, ये फ्रेंच वर्ड है अवांत गार्ड। इसका मतलब होता है ऑफ रिलेटिंग टू इनोवेटिव ग्रुप, कोई भी ऐसा ग्रुप जो बहुत ही इनोवेटिव हो। अब मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लो कुछ आर्टिशियंस हैं या कुछ कुछ आर्टिस्ट्स हैं, और कुछ कोई डिजाइनर है, कोई ड्रेस डिजाइनर है, कोई हेयर कट करने वाला है। ये सारे लोग चाहे किसी भी फील्ड से हो, अगर वो कोई इनोवेटिव आइडिया को प्रोड्यूस करते हैं और सबके सामने ले आकर के प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, अवांत गार्ड बोला जाता है। जैसे और बहुत ही कॉमनली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि मैं किस एक्टर या एक्ट्रेस का नाम लूं, रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर के बारे में आपने देखा होगा, वो अलग अलग तरीके के अतरंगी फैशन करता है, बिल्कुल, है ना। उसी तरीके से आपने एक मोहतरमा का नाम सुना होगा, उर्फी जावेद। वो तो कुछ भी पहन लेती हैं, तो उनका जो मर्जी करता है पहन लेती हैं। क्या वो ड्रेसेस जनरली एक्सेप्टेड है, नहीं है। तो जनरली एक्सेप्टेड तो नहीं है, लेकिन वो कुछ भी पहन लेते हैं, बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से पहनना, इनोवेटिव तरीके से कोई काम करना। तो ऐसे इनोवेटिव ग्रुप को जो किसी आर्ट से, किसी कल्चर से या किसी डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं अवांत गार्ड, है ना। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ नवीन युक्ति से संबंधित दल, ऐसा दल जो नवीन युक्तियां लेकर के आए, ऐसे दल को क्या बोलेंगे, अवांत गार्ड। अगला शब्द हमारे पास है बिफोर क्राइस्ट। मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा, अभी मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया बीसी, इसी को बीसी बोलते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो बिफोर क्राइस्ट कहलाता है। अगला शब्द हमारे पास है, मैंने बोला नहीं करूंगा लेकिन मैंने बता भी दिया। अगला शब्द है 15 नंबर पे बाई एनियम। अब देखो बाई एनियम, बाई मतलब दो होता है, और एनियम जो है ना, इस एनियम या एनुअल अगर लिखा हो, एनुअल लिखा हो तो ये समझ जाना एनुअल, एनियम या एन्यूटी, एनुअल, ये सारे शब्द जो है वो साल से रिलेटेड है ना, ईयर से रिलेटेड है। तो पीरियड ऑफ 2 इयर्स को क्या बोला जाता है, बाई एनियम। 2 साल का जो अवधि होता है ना, 2 साल की अवधि को बाई एनियम बोलते हैं। अगला हमारे पास है दोस्तों बॉन वॉयज।
अब देखो यहाँ से बॉर्न एक शब्द आया, बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है अच्छा, गुड, है ना, ये एक रूट वर्ड है। इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं जो मैं रूट वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। रूट वाले चैप्टर में अगर आपको नहीं मालूम है तो रूट का मैंने अलग से लेक्चर डाला हुआ है, उसमें हम लोग रूट की सीरीज को कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको ये लगेगा कि सारा कुछ बिल्कुल एक अलमारी में सजा करके मटेरियल सारा आपको मिल रहा है। इस तरीके से मैंने इस पूरा का पूरा कोर्स ये स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो बॉर्न का मतलब होता है गुड, ठीक है, बॉर्न का मतलब अच्छा या गुड होता है। तो और वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, ठीक है। तो जब कोई भी समुद्री यात्रा यात्रा तो जब भी कोई व्यक्ति, ये जो शब्द है ना, ये आया हुआ है उस टाइम में लगभग लगभग ये 16 से 17 सेंचुरी के बीच का ये शब्द है, जब बहुत सारी यात्राएं दोस्तों होती थी और समुद्र के मार्ग ही हुआ करते थे, है ना। 16वीं 14वीं से लेकर के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 14वीं से 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्ड उस टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता था, जब ज्यादातर जो यात्राएं थी वो समुद्र के मार्ग से की जाती थी। तो लोग विश करते थे बॉन वॉयज, है ना, मतलब तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, सबको बोलते थे कि भाई तुमको जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कोई भारत जा रहे हो, तो अगर समुद्र से कोई जाता तो उसको बोलते थे बॉन वॉयज। बॉन मतलब अच्छा, गुड, है ना, तो वॉयज मतलब यात्रा। तो समुद्री यात्राओं को जब लोग करते थे उनको गुड लक बोलने के लिए क्या बोला जाता था, बॉन वॉयज। तो एन, यहाँ पे यात्रा शुभ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। जब कोई ट्रिप स्टार्ट करते हैं उसी टाइम में एक अच्छा सा गुडविल वाला एक प्यारा सा भाव लेकर के आप एक एक्सप्रेशन किसी को देते हैं, है ना। एक न्यू वेंचर के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी नए काम के लिए जा रहा है ना, कोई साहसिक काम के लिए जा रहा है, तो उसको उसके अगर यात्रा पे जा रहा है उसको बोला जाता है बॉन वॉयज, गुड लक एक तरीके से। 17 नंबर पे हमारा जो शब्द है ये भी एक फॉरेन एक्सप्रेशन में, बुर्जुआजी। अब इसको क्या पढ़ते हैं, बुर्जुआजी। तो बुर्जुआजी या बुर्जुआ लिखा हो तो आप क्या समझ जाएंगे, ये एक ऐसा शब्द है जो एक क्लास ऑफ पीपल को दिखाता है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मिडिल क्लास से, तीन क्लासेस हम लोग जानते हैं, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास, सबसे हाई सबसे नीचे और बीच वाले, न तो बहुत ज्यादा गरीब न तो बहुत ज्यादा अमीर। ऐसे लोगों के लिए फ्रेंच वर्ड क्या होता है, बुर्जुआजी। तो बुर्जुआजी का स्पेलिंग याद रखना। हो सकता है कि किसी के शिफ्ट में कहीं ये इसको स्पेलिंग एरर में दे दें, है ना। बुर्जुआजी दवाई जैसा नाम दिखने में लग रहा है ना, बहुत ही टेढ़ा टेढ़ा नाम है, कई बार मैं खुद ही नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो स्पेलिंग्स हैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहे। तो बुर्जुआजी इसको पढ़ेंगे, बुर्जुआ लिखा हो या बुर्जुआजी लिखा हो, है ना, तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय श्रेणी के लोग। अगला हमारे शब्द दोस्तों 18 नंबर पे, 18 नंबर पे जो शब्द हमारे पास है वो लिखा हुआ है सिरका, ठीक है। सिरका वो वाला नहीं जो अचार में पड़ता है, ठीक है, पिकल्स में पड़ता है, वो वाला नहीं। सिरका का मतलब होता है लगभग, अबाउट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मुझे बोला रहे कि जो ये बिल्डिंग बनी है ना, ये बिल्डिंग जो है वो लगभग लगभग 500 एडी के लगभग बनी है, ये बिल्डिंग 500 एडी के लगभग बनी है। तो दिस बिल्डिंग कैसे बोलूंगा मैं अंग्रेजी में, दिस बिल्डिंग वॉज मेड सिरका 500 एडी। मैंने 500 एडी के पहले क्या लगा दिया, सिरका। जहां पे आप नियर अबाउट या अबाउट लगाते हो वहीं पे आपको सिरका का यूज करना। तो सिरका का मतलब क्या होता है, अबाउट या अराउंड, लगभग लगभग। तो दिस बिल्डिंग वॉज मेड सिरका 500 एडी, ये बिल्डिंग 500 एडी में लगभग बनाई गई थी। तो याद रखना सिरका का मतलब आज से। जो हमारा अगला शब्द है दोस्तों वो है कॉफर। जो कॉफर का मतलब होता है, कॉफर एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, कॉफर लिखा हुआ है, इसे एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो आपका हेयर को ड्रेस करता है। ड्रेस करने का मतलब सेटिंग करता है, काट पीट करके आपको सेट करता है ना हेयर को। तो हेयर ड्रेसर के लिए जो फ्रेंच शब्द है, जो फॉरेन एक्सप्रेशन का जो शब्द है वो है कॉफर। अगला ये हमारा जो है, इसका स्पेलिंग याद रखना, COI, यहाँ पे FFEUR है, तो यहाँ पे FF 2 बार आया हुआ है और ई के बाद यू आया है। तो कॉफर को क्या पढ़ेंगे, कॉफर का मतलब क्या हो जाएगा, हेयर ड्रेसर। आज का हमारा जो आखिरी शब्द है वो है कॉट्यूरियर। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कॉट्यूरियर। तो कॉट्यूरियर, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही प्रोनाउंस करना, हो सकता है कि आप मुझसे अच्छा प्रोनाउंस कर जाए, है ना। तो फॉरेन एक्सप्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, तो इसको पढ़ेंगे आप लोग कॉट्यूरियर। कॉट्यूरियर स्पेलिंग वैसे ही याद रख लेना। कॉट्यूरियर का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं के पोशाक को डिजाइन करता है। अ पर्सन और बिजनेस, यहाँ पे लिखा हुआ ना, पर्सन एक व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी बिजनेस दैट डिजाइन्स ड्रेसेस फॉर विमेन, जो विमेन के लिए, महिलाओं के लिए ड्रेसेस को डिजाइन करता है, उसको बोला जाता है कॉट्यूरियर, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 शब्दों को, जो भी फॉरेन एक्सप्रेशन है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड और बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स में, उनको हमने देखा। और आज के बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो 20 से लेकर के 40 तक हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर करिए, पढ़ते रहिए। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।